गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा था और वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वी वर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशंस sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 भी देखा था। हमने कल एक स्पेशल केस देखा था XZF6 के लिए, जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो केप्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट वाज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी जीरो, right? We need to find out what will be the hybridization अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया तो। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी, कि हाउ कैन वी से कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या फिर कैसे निकलता है। तो आज हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, विच इज द मेथड वन। So in this method, what we are doing is कि we are trying to find out the number of the valence shell electrons of all atoms. Alright, so let's say कि एक हम number decide करते हैं n, which is valence shell electrons of all atoms including central and the surrounding atoms. और अगर उसमें नेगेटिव चार्ज हुआ तो we will add it, और अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ तो we will subtract it. ठीक है, फिर इस नंबर को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो देन वी विल गेट टू नंबर्स, वन इज क्वोशेंट एंड अनदर वन इज रिमाइंडर। ठीक है, इन दोनों का समेशन को हम लोग स्टेरिक नंबर कह रहे हैं, और जो क्वोशेंट होगा दैट क्वोशेंट विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स, ऑलराइट, एंड r/2 विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स, ऑलराइट। सो ये हमें जो है टोटल नंबर हमें बताएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। जैसे मान लो कि आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर आया आपका वैल्यू 2, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो जाएगा आपका sp। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का जो वैल्यू है वो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कितने सारे ऑर्बिटल्स ने पार्ट लिया है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है 2 होने की, एक s और एक p का मिक्सचर। सिमिलरली अगर 3 हुआ तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाए sp2। 4 अगर आ गया तो ये हो जाएगा sp3। 5 अगर आ गया तो ये हो गया sp3d, और अगर 6 आ गया तो ये हो जाएगा sp3d2, और फिर वैसे ही 7 आ गया तो sp3d3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, राइट। सो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से फर्स्ट मेथड जैसे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल n फाइंड कर रहे हैं, विच इज द नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशेंट हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देगा एंड रिमाइंडर हमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर बाई 2 कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स। फाइन, ओके। रितम का क्वेश्चन है कि सर सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 4 होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2d1 पॉसिबल है? So Ritam, I will tell you there is no such hybridization as sp2d1। ठीक है, क्योंकि आपका जो आपने जो एक p छोड़ दिया है वो कहाँ जाएगा, वो गार्डन तो है नहीं कि कहीं घूमने चला जाएगा। तो आपका अगर s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है और d में 5 ऑर्बिटल है, तो ये सारे ऑर्बिटल्स मिक्स कैसे होंगे या कब होंगे मिक्स, जब उनमें एनर्जी गैप कम होगा।
ये डी का हो गया 5। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि इसका 2 उठा लिया, ठीक है, और इसका 1 उठा लिया और बीच का 1 गायब है, ये एक गायब, ये खत्म। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि हलवा वलवा थोड़ी बना रहे हैं। DSP2 इज पॉसिबल संदीप। ठीक है, DSP2 इज पॉसिबल क्योंकि आपका जो 3D होगा वो 4S और 4P के साथ मिक्स हो सकता है, तो दिस इज पॉसिबल। तो आपने जैसे sp2d लिख रहे हैं हम लोग, तो sp2d लिखने का मेरा मतलब है कि हैविंग सेम n, और जब आप dsp2 लिख रहे हो तो आपका d का जो n होगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो dsp2 इज आल्सो पॉसिबल। ये ठीक है, ये मोस्टली आपका जो है वो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आएगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो ये 3D इसका हो जाता है, ये 4s और ये 4, ये सब मिक्स होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग DSP2 जो है वो नहीं देख रहे। ओके, अभी पहले नॉर्मल वाला पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जो स्पेशल केसेस है वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए इसी मेथड के बेसिस पे एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे BrCl2F। ठीक है, तो इसका अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आई एम गोइंग थ्रू स्टेरिक नंबर मेथड। पहले इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे, and so for that what I am doing is I am finding out the total number of valential electrons जो सारे सब में है। तो ब्रोमीन में 7, क्लोरीन में 7, तो 7 इंटू 2 हो गया, और फ्लोरीन में भी 7, तो टोटल हो गया 28। इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास क्वोशिएंट आ गया आपका 3, है ना, और रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो ये क्वोशिएंट जो है 3 दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और r डिवाइडेड बाई 2 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स। ठीक है, तो इसका जब हम लोगों ने समेशन किया तो ये समेशन हमारे लिए आ गया 5। ठीक है, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ओके, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ब्रोमीन होगा, 2 लोन पेयर होगा, एक क्लोरीन होगा, एक फ्लोरीन होगा, और यहाँ पे क्लोरीन होगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो लोन पेयर रखा है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है आपका लोन पेयर, और ये आपका एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, अगर इसका मैं शेप डिफाइन करूँ तो शेप क्या होगा, बताएगा कोई? वो तो ज्योमेट्री हो गया, चलो ज्योमेट्री तो सही बोला है। ट्रायगोनल बाय 2, बिल्कुल बिल्कुल टी शेप, बहुत सही। ठीक है, इस मेथड में दिक्कत, हाँ बोलो बोलो। डिस्टॉर्टेड एक टी शेप ही है, और क्या डिस्टॉर्टेड क्या होता है? इस मेथड में प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता एक्सक्यूज मी, तो हमें उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ये मेथड जो है काम नहीं करेगा। ऑलराइट, सो ये मेथड तभी यूजफुल है जब आपका सेंट्रल एटम एक हो, एक ही सेंट्रल एटम हो। ठीक है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा, जैसे C2H2 में था या C2H4 में था, तो उस टाइम पे ऐसे मेथड जो है वो काम नहीं आएंगे आपके। एक और मेथड देखते हैं, इसमें भी हम लोग स्टेरिक नंबर फाइंड कर रहे हैं। स्टेरिक नंबर इज x प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई y माइनस z प्लस माइनस क्यू। यहाँ पे x क्या है? x है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स अक्रॉस द सेंट्रल एटम। ठीक है, x क्या है? टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स। y टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम में। ठीक है, y। और z क्या है? टोटल कोवेलेंसी सराउंडेड द एटम्स। ठीक है, तो टोटल कोवेलेंसी का मतलब हो गया जितना भी सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो z का वैल्यू वो हो जाएगा सेंट्रल एटम के अक्रॉस।
तो यहाँ पे जो है आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई जो पहले से पता होना चाहिए, तभी ये मेथड आप लगा सकते हो, अदरवाइज जो है आपको फर्स्ट मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट मेथड से। ठीक है, Q इज चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल XeF2 देखते हैं, XeF2 में स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट x क्या था हमारे लिए, टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स। ठीक है, तो वो 2 है, प्लस हाफ इनटू y था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 8 हो जाएगा, जेनॉन के पास 8। फिर y हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, z हो गया टोटल कोवेलेंसी सराउंडेड द एटम, ये सिग्मा प्लस पाई। ठीक है, तो टोटल कोवेलेंसी 2 हो गया क्योंकि 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ, एंड प्लस 0, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, इसीलिए तो टोटल स्टेरिक नंबर इसका आ गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d। ठीक है, अब इसमें आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये आया इसका एक स्ट्रक्चर, जेनॉन के पास 2 फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड्स में। ठीक है, और ये हो गया आपका लोन पेयर्स प्रेजेंट है इसमें। फाइन, तो इसका जो ज्योमेट्री है वो तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, और इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं, जैसे एक मैं बता देता हूँ, आपका एक्सियो F4 का मैं बताता हूँ। चलो एक मैं क्लासिकल तरीका बताता हूँ, विच इज मेथड 3। सो नॉर्मली आई फॉलो दिस, कि अगर आपके पास एक्सियो F4 है, ठीक है, तो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, find valence shell electrons of central atom। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या करते हैं हम लोग कि फाइंड कोवेलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। राइट, और फिर स्टेप 3 देखेंगे कि शेयर इलेक्ट्रॉन्स according to covalency of surrounding atoms। राइट, तो इसमें भी यही कर रहे हैं हम लोग। देखो जैसे जेनॉन में अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखें तो वो 8 होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जेनॉन का। ठीक है, कोवेलेंसी देखते हैं सराउंडिंग एटम की, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए, कोवेलेंसी का मतलब कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 2 होने चाहिए। राइट, तो ऑक्सीजन के लिए 2 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और फ्लोरीन की कोवेलेंसी होती है 1, एक बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन। ठीक है, तो टोटल हो गया -4। ये मेथड हम लोगों ने, हाँ ये मेथड हम लोगों ने पहले भी देखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, इसको बस हम लोग जो है स्टेटमेंट में लिख ले रहे हैं। सो इससे आगे आपका टोटल बचा है 2। ठीक है, ये नंबर जो है आपको बता रहा है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके। राइट, ये लोन पेयर आ गया। अगर इसी में हम लोग सिग्मा काउंट करें तो इसमें सिग्मा हम लोग आराम से काउंट कर सकते हैं। ये अगर ऑक्सीजन एटम का है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन एंड दिस इज फॉर फ्लोरीन, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें तो एक सिग्मा होगा। ठीक है, तो टोटल सिग्मा हो जाएगा आपका 1 + 4। ठीक है, ये ऑक्सीजन ने बनाया
और ये 4 फ्लोरीन ने बनाया है, राइट। और लोन पेयर आपका है 1, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक लोन पेयर आ गया। तो टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर हम लोगों ने किया तो ये वैल्यू आ गया हमारे लिए 6। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए इसका, sp3d2। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक लोन पेयर है और 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो जेनॉन, फ्लोरीन, 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 ऑक्सीजन, लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज कर सकते हैं कि सर आपने ऑक्सीजन को ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं किया, यहाँ लोन पेयर ऐसे ड्रॉ कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हमें वेस्पर्स थ्योरी का ख्याल रखना पड़ेगा, और वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा दैट विल बी मोर देन सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड रिपल्शन ये ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लोन पेयर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल स्किल पे डिपेंड करता है, आपको धीरे धीरे जो है वो आ जाएगा कैसे ड्रॉ करना है, राइट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना फायदा है, राइट। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोन पेयर और डबल बॉन्ड का एंगल है वो एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक इसको मैं एक प्लेन में मान रहा हूँ, ये वाला स्क्वायर प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे ही है, इसको एक प्लेन में मान लेगा, राइट। ऊपर और ऊपर आपका इसमें लोन पेयर हो गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो वो 180 डिग्री आएगा, राइट। तो क्लियरली यहाँ रिपल्शन कम है, तो दिस इज मोर फिजिबल स्ट्रक्चर, और इसका जो क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू दिस, इसकी स्टेबिलिटी दैट इज लेस। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका अगर हम लोग शेप बोलेंगे तो इसका शेप क्या हो जाना चाहिए, बोलिए। ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये सही है। सीसा तो नहीं होगा, sp3d नहीं है, ठीक है, sp3d2 है, तो sp3d2 में एक लोन पेयर आ गया, इसको हम लोग इसका शेप बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बेस का एक पिरामिड हम लोग बना सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन का। एक तो मैंने कर दिया, नेक्स्ट वाला करके देखो, PCl6 माइनस, PCl6 माइनस का देखिए। sp3d2। ओके, सो कुछ चीजें हैं मैं जो बता रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या चाहिए हम लोगों को। हमें चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप।
ठीक है, इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसका, sp3d2, ये सबका आ रहा है sp3d2। किसी का नहीं आ रहा हो तो बताओ। सबका आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया इसका sp3d2। इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, शेप क्या आना चाहिए। स्क्वायर बेस बाई पिरामिडल मतलब ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, नहीं? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ऐसे ड्रॉ करेंगे, फास्फोरस, क्लोरीन, 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 और एक नेगेटिव चार्ज। स्क्वायर बेस्ड बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिए SeO2, इसका बना के देखिए। sp3, अच्छा, सबका आ रहा है sp3। सबका आ रहा है sp3, या क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है बाय द वे। बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं बताऊंगा, या थोड़ा और टाइम चाहिए तो बताओ, कुछ तो बोलो। आ गया, sp3 आ रहा है, ठीक है, sp3 आ गया। इसका शेप क्या आ रहा है? चलो सिग्मा प्लस लोन पेयर भी लिख ही लेते हैं, इसमें 6 आया था। सिग्मा प्लस कितना आ रहा है इसमें, सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 सिग्मा आ रहा होगा और एक लोन पेयर आ रहा होगा, नहीं है? 4 ही होगा ना, हाँ, तो sp3 आया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा फिर? इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, NH3 जैसा, है ना? एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड्स होंगे। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग कि सेलेरियम एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन और एक नेबल। ठीक है, वेज डैश हमें पता है तो वेज डैश बना ही देते हैं। ClOF3 का क्या होना चाहिए? sp3d। अच्छा, देखते हैं, वेट करते हैं सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है sp3d। sp3d आ रहा है, नहीं?
और तो इसका आ गया आपका sp3d। सेफ शीशा होगा, ठीक है। लोन पेयर कितना आ रहा है? सिग्मा प्लस लोन पेयर सिग्मा 4+1, ठीक है। ठीक है, तो शेप इसका हो जाएगा शीशा। राइट, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। क्लोरीन क्लोरीन 2 आपका एक्सियल में होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इक्वेटोरियल में, और एक फ्लोरीन जो है इक्वेटोरियल में, और एक लोन पेयर यहाँ पर। ठीक है, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया। XeF5+, sp3d2, ठीक है। sp3d2 5+1 है ना, और शेप क्या हो जाएगा? हाँ, स्क्वायर बेस पिरामिडल हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्क्वायर पिरामिड। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जेनॉन, एक लोन पेयर, फ्लोरीन 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 और एक नीचे फ्लोरीन। फिर IO2F2-, sp3d, d2 आ रहा है, d आ रहा है? अच्छा, इसका डी आ रहा है, देखो चेक करके देखो किसी का गलत तो होगा। sp3d2 दोनों तो नहीं आना चाहिए। sp3d आ रहा है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। आयोडीन है, आई पे देखो IO2F2- है, मैं नेगेटिव चार्ज जो है वो आयोडीन को दे देता हूँ, सेंट्रल एटम को, ठीक है, बाकी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग I- देते हैं तो I- के पास वैलेंस शेल आ गया 8, मैं अपना मेथड फॉलो कर रहा हूँ जो क्लासिकल मेथड है। फिर ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड अपना वैलेंसी कोवैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 ऑक्सीजन मिलकर के 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि 4 बॉन्ड में जो 2 आपका सिग्मा है और 2 पाई है। हाँ, sp3d होगा ना, ठीक। फिर -2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, आपका 2 चाहिए, तो टोटल इसमें ऐसे आ गया आपका 2, ठीक है, और इसमें आपका 2 सिग्मा है। टोटल सिग्मा अगर आप देखोगे इसमें तो 4 सिग्मा आएगा एंड 1 लोन पेयर आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 5, तो हेंस इट इज sp3d। ठीक है, इसका शेप अगर देखेंगे तो शेप क्या आना चाहिए इसमें? शीशो आना चाहिए, बोलो। आयोडीन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया, शीशो आएगा नहीं, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे लॉक। ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है मैंने आयोडीन पे दिया, ये नेगेटिव चार्ज आप ऑक्सीजन पे भी दे सकते हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, अभी भी वही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं PO4 3- में, sp3 PO4 3- sp3 आएगा, इसका मतलब देखा भी था शायद, आई थिंक।
तो इसमें टोटल सिग्मा आ गया आपका 4 सिग्मा आ गया और 0 लोन पेयर आता है ना। हाँ ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल sp3 PO4 3 माइनस के लिए P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, ऐसा लगा ठीक है। नेक्स्ट है SO3F माइनस, SO3F माइनस इसका देखो, sp3 आ रहा है। अच्छा सबका sp3 आ रहा है। ओके चलो sp3 आ रहा है, मतलब ठीक है। सल्फर इसमें भी वही कर रहे हैं कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है मुझे, तो मैंने सल्फर के पास दे दिया उसको, सेंट्रल एटम को। तो टोटल हो गया हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन है, ये इनको दो दो इलेक्ट्रॉन्स करके चाहिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही ले जाएंगे और एक फ्लोरीन ले जाएगा, तो टोटल आपके पास 0 बचेगा ठीक है। इस 6 बॉन्ड्स में से हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे एक जो फ्लोरीन है इसके लिए 1 सिग्मा आएगा, तो टोटल सिग्मा आ रहा है आपका 4 सिग्मा आ रहा है, प्लस 0 लोन पेयर आ रहा है ठीक है। sp3 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, और इसका टेट्राहेड्रल आ जाएगा शेप, टेट्राहेड्रल। इसको ड्रॉ करेंगे तो सल्फर, फिर फ्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी दे सकते हैं राइट। ये आपको दिख ही रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, सल्फर पे। ये एक ही बात है, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो डोनेट कर रहे हो ओ का जो नेगेटिव होगा उसमें राइट। तो ये दिख रहा है ना कि अगर मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दूं ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर चला गया है ओ पे नेगेटिव, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो जिसने डोनेट किया है, क्या करते थे, जिसने डोनेट किया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था, तो ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपका मिल करके 0 हो जाएगा, और जिसने एक्सेप्ट किया है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये इसका एक नेगेटिव चार्ज। तो दोनों तरीके हैं ड्रॉ करने के, आप इनको जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो और इसको जो है आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं PCl2F3 sp3d, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिग्मा आया होगा, कितना सिग्मा प्लस लोन पेयर आ रहा है, 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। शेप क्या आ रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ड्रॉ करेंगे तो फॉस्फोरस, एक्सियल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, और क्लोरीन इधर आ जाएगा, फिर क्लोरीन इधर आ गया और इधर फिर
ठीक है, नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा होगा? बिल्कुल, बाकी सब तो सेम है ना नेक्स्ट वाले के लिए, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर बस बोला मैंने बनाने, स्ट्रक्चर बना के देखो। क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा इक्वेटोरियल का। हाँ, एक इक्वेटोरियल का इसको जो है हम लोग क्लोरीन कर देंगे तो हो जाएगा, राइट। मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि आपको जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको एक्सियल में रखना है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपका वो इक्वेटोरियल में रहेगा, ठीक है। SF2Cl2, ये इसका भी sp3d आ रहा है, ठीक है, sp3d sp3d 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, नहीं शेप क्या आ रहा है इसका? सीसॉ आ रहा है। एक चीज आप मुझे देख के बताइए कि इन हाइब्रिडाइजेशन sp3d अगर आपके पास एक लोन पेयर है तो उसका शेप क्या है? अभी तक हम लोग ने क्या देखा है? sp3d में क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, sp3d में अगर हमारे पास एक लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर सेंट्रल एटम, तो उसका शेप क्या आ रहा है हर केस में? सीसॉ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं कि sp3d में एक लोन पेयर आया तो सीसॉ है, राइट। तो अल्टीमेटली आपका जो है शेप है वो शेप डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा और लोन पेयर, इसके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है आपका शेप, ठीक है। 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हुआ तो सीसॉ हो गया, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर हो गया तो ये टी शेप हो गया, ठीक है। और अगर 3 सिग्मा और 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर हो गया तो लीनियर हो गया, राइट, इसी तरीके से। सो सल्फर फ्लोरीन एक्सियल में रखेंगे और 2 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे और एक लोन पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग sp3d sp3d आ रहा है, sp3d2 आ रहा है, sp3d, ठीक है। सिग्मा कितना है इसका? सिग्मा 2 एंड लोन पेयर 3 लोन। शेप क्या हो जाएगा? बोलो, लीनियर शेप हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और ये आपका 3। ये मॉलिक्यूल थोड़ा I3 माइनस जैसा दिख रहा है ना, बस वही, उसमें आयोडीन की जगह हम लोगों ने 2 आयोडीन की जगह 2 क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है। I3 माइनस का भी शेप ऐसा ही आया था, पहले हम लोगों ने देखा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं M वाले में, PCH3 होल ट्वाइस, CF3 होल थ्राइस। CH3 और CF3 को आप एक यूनिट मानिए, और जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बेसिकली फास्फोरस और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ होगा, ठीक है। बस sp और कुछ नहीं। CH3 को एक यूनिट मानो, CH3 ने बॉन्ड बनाया है फॉस्फोरस, sp3d2 आ रहा है, चलो ठीक है, sp3d आना चाहिए। चलो देखते हैं फॉस्फोरस के, हाँ ठीक ठीक है, देखिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आना चाहिए। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, उसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड चाहिए,
तो टोटल हमारे पास 5 कार्बन है, तो इनको पांचों के पांचों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो खत्म, लोन पेयर 0 हो गया, सिग्मा हमारे पास हो गया 5 सिग्मा 0 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस जो है आपका बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ अल्टीमेटली, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम एक्सियल में किसको रखें, CH3 को रखें या CF3 को रखें एक्सियल में। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, CH3 या CF3? CF3 है ना, तो इसलिए एक्सियल में जो है हम लोग CF3 रखें, और बाकी सब जगह CH3 और एक एक बचा हुआ CF3 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो शेप हो गया वो sp3d के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और विच इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, ये इसका शेप हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए CH2SF4, CH2SF4। sp3d राइट, यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करना है, कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड और चाहिए उसको। ठीक है, तो सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए फ्लोरीन को, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को दे दिए जाएंगे, तो टोटल ये बचा 0। इसमें आपका 4 सिग्मा आ गया, और इसमें 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, सॉरी 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, टोटल आ गया आपका 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, राइट, sp3d। शेप देखेंगे इसका, तो शेप देखिए, सल्फर है, सल्फर के साथ फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन दूसरी जगह बनाते हैं, सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका एक प्लेन में होगा, राइट, और फ्लोरीन फ्लोरीन जो है ऐसे होगा, राइट। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स जो भी काम आ सकता है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके लिए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, CH2 डबल बॉन्ड सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, राइट। तो इसके पाई बॉन्ड के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, कार्बन और सल्फर के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो, सो दैट पाई बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो है हमें पैरेलल p ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी हैव 2 कंडीशंस, और इन इन 2 कंडीशंस में कार्बन और सल्फर के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बन सकता है वो देखते हैं। तो एक फ्लोरीन अंदर जा रहा होगा और एक फ्लोरीन जो है वो बाहर आ रहा होगा, राइट, और यहाँ पे आपका कार्बन आ गया। सो अगर ये इस कार्बन में हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं, एक अंदर लगा हुआ है और एक बाहर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, यू शुड नो दैट, क्योंकि आपके पास 3 सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ आ रहा है और 2 सिग्मा हाइड्रोजन से आ रहा है। ठीक है, टोटल 3 सिग्मा है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, कल की क्लास में, कि अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे C2H4 में था,
इसमें जो p ऑर्बिटल होता है, दैट p ऑर्बिटल इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, तभी जाकर के तो ये p बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड, राइट, ऐसे, which is unhybridized p, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, राइट, ऐसे ही होता था, क्योंकि आपके पास जो sp2 है, sp2 में क्या क्या लगेगा, s px py, बचेगा कौन, pz, तो px और py अगर आपने यूज किया तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट, तो ये आपका xy प्लेन है, ये वाला xy प्लेन है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू आवर स्क्रीन्स, और इसी प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में ही आपका pz जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है हमारा, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, ये जो प्लेन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है आपका pz प्लेन, विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे ही अरेंजमेंट देखें, तो इस अरेंजमेंट में भी आपका जो p ऑर्बिटल है वो ऐसे ही रहना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि आपका प्लेन ये वाला है, राइट। और सल्फर का ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड जो है, एक्सियल फ्लोरीन बॉन्ड, ये वाला, राइट। तो इसमें भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपका बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस प्लेन में, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंस दिस इज नॉट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि आपका पाई बॉन्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए कार्बन को अपना बॉन्ड, या फिर अपना कार्बन को अपना प्लेन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्लेन चेंज करेगा कैसे, कि इट विल हैव अ प्लेन विच इज प्रेजेंट इन द स्क्रीन, ये स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है, अपने स्क्रीन के प्लेन में। तो अब जो हमारा जो pz प्लेन होगा, दैट pz प्लेन विल बी कमिंग आउटसाइड द स्क्रीन, ठीक है, तो ये हमारा pz हो जाएगा। So this is perpendicular to our screen, हमारे स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, which is coming outside and going inside. तो सिमिलरली सल्फर में भी यही काम हो रहा होगा कि ये आगे और एक तरफ से जो है वो पीछे जा रहा होगा, ठीक है, which will be perpendicular to the screen, और ये सब जो है आपस में मिल करके बॉन्ड बना रहे होंगे ऐसे, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हो गया अपना पाइप, ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना पाइप आप। सो वन इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन एंड वन इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, एक वेज है और एक डैश। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इसके जैसा ही कुछ एग्जांपल्स हैं।
molecules having consecutive pi bonds. ठीक है, एलिन्स बोलते हैं इसको, या क्यूमीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर प्लेन के बारे में जानना है कि इसका मॉलिक्यूलर प्लेन कैसा होगा, किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द ऑर्बिटल डायग्राम। तो पहले हमारे पास कार्बन है और इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, और इसने भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो लेट्स नंबर दिस कार्बन 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट कार्बन का क्या है, आप बता सकते हैं? फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो थर्ड कार्बन का भी sp2 हो जाएगा। और सेकंड कार्बन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp। ठीक है, तो इस कार्बन में, फर्स्ट वाले कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। लेट्स कॉल इट p, जो भी है, अनहाइब्रिडाइज्ड, वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, राइट। इसमें दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे और इसमें भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, राइट। एनीवे, तो ये p ऑर्बिटल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो आई एम एज्यूमिंग दैट कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, वो हाइड्रोजन हमारा इसी प्लेन में है, द प्लेन ऑफ आवर स्क्रीन। So if this is existing in the plane of our screen, then जो p ऑर्बिटल होगा हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, that must be coming outside the plane and going inside the plane। अलग प्लेन होगा इसका। ठीक है, और ये आपका z एक्सिस। अगर C2 को, सेकेंड कार्बन को C1 के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, जो नंबरिंग मैंने ऊपर लिखा है वही मैं यहाँ नीचे भी फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर C2 को C1 के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसका भी p ऑर्बिटल ऐसे ही एग्जिस्ट करना चाहिए जिस तरीके से C1 का p ऑर्बिटल है, तभी पैरेलल हो पाएगा ये एक दूसरे के साथ और ये आपस में बॉन्ड्स बना पाएंगे। ठीक है, अब जो C2 है उसका एक p तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था ना, सॉरी sp था ना, तो दो p हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें से एक यूज हो गया C1 के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो दूसरा p होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, राइट, pz के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास वो सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, px परपेंडिकुलर टू py परपेंडिकुलर टू pz, राइट। तो क्योंकि अब दो p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है तो दूसरा वाला भी इसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करना चाहिए।
ठीक है, ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये। और अगर C2 को C3 के साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो C3 का भी p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। राइट, तो ये आपका हो गया, ये py हो गया, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि C3 का जो p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ आवर स्क्रीन। ठीक है, तो ऐसे अगर होगा तो जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वो उसको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ये देखिए इसमें कि अगर हमारा p ऑर्बिटल इज एग्जिस्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ आवर स्क्रीन, देन द बॉन्ड्स should not be on the plane of our screen। ठीक है, it is coming outside and it is going inside। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल का जो प्लेन है, दैट प्लेन इज डिफरेंट। ठीक है, वन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू आवर स्क्रीन एंड अनदर प्लेन इज ऑन ऑन द प्लेन ऑफ आवर स्क्रीन, राइट। सो इसको अगर हम लोग अगर इजीली ड्रॉ करें विदाउट एनी यूज ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ये यहाँ से हम एक एनालॉजी निकालते हैं कि अगर ऐसे, तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स हैं, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? क्या ये सेम प्लेन में रहेगा अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स आ गए तो? क्या लगता है आपको? हम्म, नहीं रहेगा सेम प्लेन में, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। अच्छा, जब एक पाई बॉन्ड होता था तो क्या होता था? क्या ये मॉलिक्यूल सेम प्लेन में है? ठीक है, 2 आया तो अलग अलग प्लेन में चले गए, 3 आएगा तो ये सेम प्लेन में होगा। ये मेरा स्टेटमेंट है, सोचो कैसे होगा। हम्म, थोड़ा दिमाग लगाओ। थिंक लाइक कि ऑर्बिटल डायग्राम से सोच रहे हैं, तो उससे देखो, उससे सोच के देखो। चमक रहा है? नहीं, नहीं चमक रहा है। चलो, तो ये जैसे अब हो गया क्या हमारे लिए, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, दिस इज कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें कार्बन 3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो गया, तो हम लोग कार्बन 3 के बारे में तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो कार्बन 3 को हटाओ पहले यहाँ से। ठीक है, अब इसके साथ अगर एक और कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन कनेक्टेड होगा इससे कार्बन से। ठीक है, और अगर
कार्बन 3 को कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसका p ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए, लेकिन py तो खत्म हो चुका है कार्बन 3 का, तो बचा क्या, pz। तो अब ये pz जो है कार्बन 4 के pz के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा बॉन्ड होगा वो प्लेन में आ जाएगा। यहाँ देख लो, फर्स्ट कार्बन का देख लो, फर्स्ट कार्बन का pz अगर हमने यूज किया था तो मॉलिक्यूल प्लेन में था, C4 का भी pz यूज कर रहे हैं पाई बॉन्ड के साथ, तो मॉलिक्यूल को प्लेन में होना चाहिए, राइट। तो अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड था, सिर्फ एक पाई बॉन्ड था मॉलिक्यूल में, जैसे C2H4 में था, तो वो प्लेन में था। फिर दो हुआ तो आउटसाइड द प्लेन चला गया, तीन हुआ तो फिर प्लेनर हो गया मॉलिक्यूल, चार बॉन्ड होगा ऐसे कॉन्सिक्यूटिव तो क्या होना चाहिए, फिर से बाहर आ गया, आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा, फिर ऐसे पांच आएगा तो फिर इन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स अगर हुआ तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, और इवन नंबर ऑफ consecutive pi bonds हुआ तो molecule will be non-planar, right। तो statement लिख लेते हैं इसके बेसिस पे, odd number of consecutive pi bonds make the molecule planar। even number of consecutive pi bonds, याद रखना consecutive होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग जगह है, ठीक है, consecutive होगा तभी अप्लाई करना है इसको। even number of consecutive pi bonds make the molecule non-planar। चलिए वापस आते हैं दोबारा उसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एक लास्ट बचा है हमारा स्ट्रक्चर SF2OCH3 होल्डर्स, इसका इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। ये भी sp3d हो जाएगा, बहुत सही, ठीक है। और शेप क्या हो जाएगा, या फिर कॉम्बिनेशन बता दो लोन पेयर और सिग्मा का। 4+1, 4+1 हो गया तो सीसॉ होना चाहिए, तो सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन OCH3 sp3d, हाँ sp3d और एक लोन। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, शेप कैसे पता करना है, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चलो मैं आपको पोल दे देता हूँ, आप तब तक सॉल्व करके देखो। ओके, सो रोहित का सी आ रहा है, नेहा का बी आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है, फिर सेम आना चाहिए ना, आंसर तो एक ही है। गोविंदा का ही आ रहा है, वाह, हमारे पास ए बी सी तीनों आंसर ऐसा आ रहा है। चलो कोई नहीं। तो वी हैव कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ AX बॉन्ड्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ
where A is the central atom and X is the surrounding atoms. ठीक है, एक तो बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड्स. रितम, यू आर एब्सोल्युटली राइट. गोविंदा, आप भी सही बोल रहे हो. Samanyu, you are also right. चलो मैं पोलैंड कर रहा हूँ. नहीं, क्यों डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड क्यों मानेंगे? दो ही मानेंगे. हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम आइडेंटिकल होना चाहिए. अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने देख चले कि भाई SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो SF6 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3d2. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा था sp3d2 में सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, IF7 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3. ठीक है, तो sp3d3 में जो आपके इसमें बॉन्ड्स होंगे, एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, दे विल बी डिफरेंट. ठीक है, मैं वापस इसमें चल जाता हूँ sp3d2 जहाँ पे d3 जहाँ पे हमने पढ़ा था. हाँ, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं होंगे. अगर हम इसमें फिर से दोबारा एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ठीक है, दीज बॉन्ड्स आर नोन एज एक्सियल एंड दीज बॉन्ड्स आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. ठीक है, तो इसमें जाकर के आपका जो एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ है और इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होगा. एक्सियल लंबा होगा इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल, जस्ट लाइक sp3d जो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल में जैसा होता था. ठीक है, तो IF7 में तो नहीं होने वाला. IF7 में टोटल 5 बॉन्ड्स विल बी देयर व्हिच विल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ्स. ठीक है, इसमें टोटल आपका 6 हो गया SF6 में. 6 बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे, इसमें 5 बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे. PF5 में आपके 3 बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे, इक्वेटोरियल और एक्सियल इसमें भी आ जा रहा है. PF5 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d. राइट, फिर ClO4 माइनस अगर हम लोग देखते हैं तो ClO4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन आएगा. क्या आना चाहिए ClO4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन, बताओ. sp3, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, 8, 4 ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो टोटल आपका sp3 आ जाएगा, टोटल 4 + 0. राइट, तो इसमें जो 4 बॉन्ड्स है आपके वो आइडेंटिकल हैं क्योंकि ये रेजोनेंस शो करेगा ClO4 माइनस. तो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ClO माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. जब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके 4 बनेंगे. जब आपका वो ऑक्सीजन 1 पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन 3 पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन 4 पे नेगेटिव है, इस तरीके से. तो टोटल आपके 3 पाई बॉन्ड से 4 में आपको डिवाइड करना है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका वो 1 + 3/4 आए. ठीक है, ये इसका बॉन्ड है. तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, टोटल 6 आइडेंटिकल बॉन्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21.
हम्म। ओके, सब लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट, का इनकरेक्ट बताना आपको बॉन्ड। देखो सबका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखो, या फिर स्ट्रक्चर्स पता करके देखो क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल एसोसिएटेड कितना होगा। ओके, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ, राइट, आई विल शेयर द रिजल्ट्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है इसका सी आना चाहिए, राइट। देखो डिस्कस कर लेते हैं क्या है इशू। CO2 अगर आप देखोगे तो CO2 का बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री, CO3 2 माइनस का आएगा 120 डिग्री, CF2 Cl2 का आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109.5 डिग्रीज आएगा। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। NO3 माइनस अगर प्लॉट करोगे तो NO पे नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक जो है ऑक्सीजन है। NO2 माइनस का देखोगे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और O पे एक नेगेटिव। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और इसका बॉन्ड एंगल है लेस देन 120, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है। XeF2 में आइए, XeF2 लीनियर होगा 180 डिग्री से, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होगा 190 डिग्री आएगा इसमें जो बॉन्ड एंगल है। XeCl4 और XeF4 इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है ना, शेप भी सेम होगा दोनों का। इसमें भी जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन को गया तो 2 लोन पेयर बचता है, तो इसका भी जो शेप होगा दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, और इसमें भी जो बॉन्ड एंगल आएंगे वो आपके 90 डिग्री आएंगे बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर जो है वो आपका सही है। फिर अगर हम लोग PH3, ASH3 और SbH3 का देखते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, और जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। हमने ये देखा था वेस्पर्स थ्योरी में, जब हम वी आर कंपेयरिंग अबाउट द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 एंड PH3, तो उसमें NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा आया था डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है वो
डिसाइड करेंगे। सो pH3 और ASH3 और SbH3 का अगर आप देखोगे तो ये इसी तरीके से डिक्रीज करता है 93 डिग्री, 92 डिग्री और 90 डिग्री के आसपास। ये इस तरीके से रहता है, 92 डिग्री, 91 डिग्री ऐसे रहेगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो है मैं नहीं दे रहा हूँ, दिस इज अप्रोक्सीमेट डाटा विच विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्या? XeF4। हाँ, XeF4 में क्या होगा? Cl4 से उसका कम एंगल होगा। क्यों होगा कि कम एंगल? दोनों का शेप तो सेम होना चाहिए। हाँ सर, वही फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उसके अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग क्यों देखेंगे जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? तो ठीक है, आप यहाँ पे भी जो है वेस्पर्स लगा रहे हो, जो कि सही है, लेकिन आप थोड़ा एक बार थॉट दे के देखो इस पे कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्लोरीन के और यहाँ पे जेनॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस चीज से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमें एक प्लेन में 4 बॉन्ड्स बनाने हैं एक प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन में हमें 4 बॉन्ड्स रखने हैं। सोचो आप एक बार थॉट देके कि इन 4 बॉन्ड्स को मैं कैसे रखूं, कितना एंगल पे रखूं इन 4 बॉन्ड्स को कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे हर केस में, ठीक है। आप बताओ कैसे रहेगा फिर? तब इक्वली होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास अगर एक प्लेन में रखना है तो मुझे आई नीड 360 डिग्री एंगल्स, ठीक है। मैं सबको अगर सम करूँ तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब वी हैव ओनली 360 डिग्री एंगल्स, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है अगर आपके सेम प्लेन में रहेगा तब, ठीक है। डिफरेंट प्लेन्स में अगर होता तो फिर मैं वेस्पर्स थ्योरी जो है वो लगाता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोल दे देता हूं मैं आपको, सोच समझ के देखना आंसर, ठीक है, एकदम जल्दीबाजी में नहीं। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, केमिस्ट्री का नहीं। ऑल फ्लोरीन एटम्स आर इन द सेम प्लेन। ओके, पूजा सी बोल रही हैं। बिल्कुल गोविंद, हाँ।
हाँ रिदम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। आई थिंक आई गेस मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है, ऑलमोस्ट लोगों ने। नहीं, नेहा ए ऑप्शन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी एक्चुअली। मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री नॉट केमिस्ट्री, सो वी मस्ट अप्लाई ज्योमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप इसमें सबके स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इस इनमें बोला गया है कि मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पूछा गया है, इसमें इनमें पूछा गया है कि सर फ्लोरीन के बारे में डिस्कशन करना है हमें। तो अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बस डिस्कशन करूं, तो जैसे CF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो CF3 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सो देयर एग्जिस्ट अ प्लेन, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, एक प्लेन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं 3 पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन एक प्लेन में है, दे आर इन द सेम प्लेन। सेम फिर वही ClF3 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d आएगा। इसका जो शेप आएगा वो टी शेप आएगा। तो टी शेप में अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये 3 आ गया और 2 लोन पेयर है। तो ये तो टी शेप है। टी शेप में हम लोग जो है ये देख सकते हैं कि आपका एक प्लेन एग्जिस्ट करता है, इन फ्लोरीन्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्लेन में आ जाएगा, 3 पॉइंट से एक प्लेन बन सकता है, वी नो। XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल होता है, और नीचे एक लोन पेयर आएगा। ठीक है, तो लोन पेयर से जो है आपका ज्यादा रिपल्शन मिलेगा सिंगल बॉन्ड को, इन सिग्मा बॉन्ड्स को। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड इज मोर रिपल्शन, शोज मोर रिपल्शन देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो ये जो है आपका परफेक्टली 90 डिग्री नहीं होना चाहिए बॉन्ड एंगल इनका। तो जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एक स्ट्रक्चर के बारे में, BRF5 के स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टॉर्टेड होंगे, दे विल नॉट बी, जेनॉन और 4 फ्लोरीन विल नॉट बी इन अ सेम प्लेन, लेकिन ये चारों फ्लोरीन तो सेम प्लेन में हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली वही केस, आपके पास एक पेपर है, उस पेज में, उस पेज को आप पहले फोल्ड कीजिए डायगोनली। ठीक है, और दोनों डायगोनल से फोल्ड करके आप ये देख सकते हो कि बीच में जो पॉइंट आपको इंटरसेक्शन मिलेगा, उस पॉइंट पे अगर आप प्रेशर डालोगे तो चारों कॉर्नर्स जो है आपके ऊपर आ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, उन चारों कॉर्नर्स के थ्रू आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आप अगर पेपर रखोगे उस पे तो वो पेपर फिट हो जाएगा उन चारों पॉइंट्स पे, कॉर्नर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर पूछा जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स प्लेनर हैं, तो सिर्फ बी होता, बी वुड हैव बीन प्लेनर मॉलिक्यूल, अदरवाइज एवरी मॉलिक्यूल इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ओके रितम, ओके गोविंदा, वेरी गुड गाइस। सो अभी तक जो है सही आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं और लोगों को टाइम देते हैं, लेट देम थिंक।
बिल्कुल समन, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो प्रतीक, यू हैव टू सी योर आंसर. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ICl4 माइनस. ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा. So I'm ending the poll. Let's see. Almost everyone has answered it. So yeah, most of you are guys are right, and the correct answer is option D. Right. So ICl4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी sp3d2. sp3d2 में जो d ऑर्बिटल्स यूज करते हैं हम लोग, वो d ऑर्बिटल्स यूज करते हैं dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों यूज करते हैं. सो इट इज आस्किंग अबाउट विच इज नॉट यूज्ड. ठीक है, इन sp3d2. सो इसलिए जो आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 में आइए. क्वेश्चन नंबर 24 उसका देखिए. Which of the following statement is false? False statement बताना है आपको. In XeO-F4, the central atom xenon does not lie on the plane of the square. In PF2Cl3, both fluorine atoms lie on the axial bond. Option C is in PCl5, the axial bonds is longer than the equatorial bonds. And option D is the dipole moment of CF3 is greater than CH3Cl. The dipole moment of CH3F is greater than CH3Cl. So we have to select the false statement, Samanyu and Neha. Yes, Saurabh, you're absolutely right. Ritam, I guess you are not right. No, Neha. You have to select for Neha. You have to select the false statement. You have to select the false statement. Yes, Govinda, you're absolutely right. Rohit, you have to check your answer. You have to select the false statement. Samanyu, Rohit, अभी भी सही नहीं है. This is not right. Okay. Okay, I'm ending the poll. All right. So I'll share the results. So most of you people are right. Almost जिन लोगों ने दिया था. So the correct answer is option D. Right. हम XeOF4 के बारे में अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि जेनॉन और 4 फ्लोरीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में होंगे. ठीक है, तो ये जो है आपका ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है, दैट डाइपोल मोमेंट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस d. ठीक है, जो डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है और जो डिस्टेंस d है, तो CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CH3F का बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस भी एक आपका फैक्टर है. ठीक है, XeOF4 में जैसा अभी हमने डिस्कस किया, XeOF4 में लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा ना. अगर हम लोग इसका तो लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन.
तो इस रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है आपका, वो फ्लोरीन चारों थोड़े ऊपर होंगे, उठे हुए होंगे, ठीक है, प्लेन से। वो जेनॉन एटम इनके प्लेन में नहीं आएगा। बाकी सब तो स्टेटमेंट राइट है। आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट बी एंड सी, क्योंकि बी और सी में मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि टेट्रा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर अगर है तो एक्सियल बॉन्ड लंबे होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे। फिर PF2Cl3 भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा दैट विल ऑक्यूपाई एक्सियल बॉन्ड्स। हाँ, नहीं ऑप्शन डी तो और तरीके से नहीं निकल, जैसे अगर दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो टेट्राहेड्रल आ रहा है, तो सी सेंट्रल एटम और तीनों एज बेस में लाइक कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट जैसे एरो ड्रॉप करते हैं तो 120 डिग्री में है, तो तीनों कैंसिल हो जाएगा। नो तो CH, मैं कार्बन हाइड्रोजन का डाइपोल तो नहीं ले रहा, मैंने पहले भी बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन का डाइपोल जो है वो नेग्लिजिबल मानते हैं। बाकी जो आपका कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन का डाइपोल है ना, तो अल्टीमेटली आपको लगेगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो CH3F का डाइपोल मोमेंट है वो CH3Cl से कम है। रीजन उसका यही है, एक ही रीजन है बस, कि डाइपोल मोमेंट में डिस्टेंस का भी फैक्टर है। स्ट्रक्चर से कैसे समझना? स्ट्रक्चर से आप नॉर्मली क्या निकाल सकते हो, आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। आप स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही नहीं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता तब मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकाल पाता ना डाइपोल। तो स्ट्रक्चर से बस ये देख लेंगे जीरो हो रहा है या नॉन जीरो। हाँ बस स्ट्रक्चर से आपको यही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। हाँ नेहा, समझ नहीं हुई, एब्सोल्युटली राइट। गोविंदा आप भी सही हो, बहुत बढ़िया। आई डोंट थिंक सो। सौहार्द्य, अच्छा सौहार्द्य इन लोगों का ये आ रहा है। नहीं, एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। गोविंदा आप भी चेक करो, नेहा, पूजा। ठीक है, ठीक है गोविंदा, नेहा, पूजा, सही है, सही है। I was actually thinking something else. रोहित, you'll have to check your answer. You have to find out the hybridization. I guess कि आपको hybridization में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। Okay, so I'm ending the poll. You have to find out इसमें कि hybridization क्या है। So most of you people are right. Option C is the correct answer. So अगर मैं phosphorus का hybridization देखूं PO4 3 minus में, तो that hybridization is sp3, और इसमें sp3 hybridization में हम लोग को चेक करना है कि और किसका है sp3। NO3 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर, पहले भी ड्रॉ कर रखा है। नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। SO3 में अगर हम लोग चेक करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का sp2 हो जाएगा। इसमें भी SO3 ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ICl2 प्लस में अगर हम लोग देखें तो आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आयोडीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर कर दिया गया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन।
वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर्स बना करके रहेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर्स है हमारे पास, दैट्स व्हाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ICl4 माइनस देखते हैं, तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज डालेंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आयोडीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे दिए गए, तो 8 में से 4 चला गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर्स बना करके रहेंगे, तो 2 लोन पेयर हो गया और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3d2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट। किसी को डाउट है यहां तक तो बताओ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बोल देता हूं मैं आपको। बिल्कुल गोविंदा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। समन्यु, यू हैव टू चेक योर आंसर। आई गेस कि आपने थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी, आपको सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं और पाई सिग्मा कैलकुलेट करना और लोन पेयर कैलकुलेट करना। रियली नेहा, डू यू थिंक कि ये होना चाहिए? सिग्मा प्लस लोन पेयर का क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है? वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 26। सुप्रतीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, गुड। Calculate number of sigma bonds plus lone pair. That is going to give you answers. Yes, Sandeep. Sahardia, you are correct. Samanyu, you are absolutely right. Okay, I'm ending the poll. I guess कि कुछ लोग बीच में ही कहीं फंस गए होंगे। Okay. So, how to find out hybridization? Once again, we have to find out the total number of sigma plus lone pairs. कार्बन 1 में देखो कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा होगा, ठीक है। हालांकि हमने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा नहीं दिखाया, लेकिन है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा आ रहा है। C2 में काउंट करेंगे तो टोटल 3 सिग्मा आएगा, 1 कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, राइट। और 1 पाई आ गया आपका इसमें, 1 सिग्मा है, 1 पाई है C2 के लिए, 3 सिग्मा है और 1 पाई है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, ठीक है। सिमिलरली C3 में भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, C2 के लिए sp3 हो जाएगा, C5 के लिए आपका sp3 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि कार्बन में आपको 1 पाई बॉन्ड अगर दिखा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। कार्बन में आपको 2 पाई बॉन्ड दिखे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp, ठीक है। जनरली इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो जस्ट काउंट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन प्लस, दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर्स। ओके, so correct answer is B.
क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ट्वेंटी सेवन में पूछ रहे हैं द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ थ्री बॉन्ड्स in chloride ion ClO3 minus is due to the presence of the lone pairs of the electron, sp3 hybridization, sp2 hybridization, trigonal bipyramidal shape of the ions. Yes, Govinda, you're absolutely right. Yes, Neha, you are also right. ठीक है, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या आंसर है इसमें। जो आंसर है वो आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसका जो टेट्राहेड्रल शेप है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो पहले हाइब्रिडाइज होगा, उसके बाद जो आपके सराउंडिंग एटम्स है वो आकर के बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम में ही जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, बिकॉज ऑफ दोज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स the orbitals will take their geometry such that the repulsion between the electrons should be minimum, right? So ClO3 minus का जो structure है या फिर जो hybridization है that is sp3, इसमें 3 सिग्मा और एक लोन पेयर आएगा, और यहाँ से जो है आप hybridization sp3 का बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का देखो। 28 का क्या आएगा? Yes, Neha, you are absolutely right. रितम आप भी हो, सही हो। नो समन्यो, आई डोंट थिंक सो। ये हम लोगों ने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप में बात किया था समन्यो, अगर पिछली क्लास में अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होता तो। No, Sordhya Govinda, this is not right. This is not correct though. Okay, so think about the extent of overlap जो हम लोगों ने कल बात किया था। Extent of overlap से आंसर आएगा इसका। ओके, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। आई गेस many people are confused right now. So यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो करेक्ट आंसर शुड बी बी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो आपका होना चाहिए वो उसके जरिए जो आपका पीपी का ओवरलैप होगा दैट वुड बी बेटर, क्योंकि ये जो हम लोग दिखा देता हूँ मैं, जो कल फिगर जिस फिगर के बारे में बात कर रहे थे, हाँ ये फिगर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि पीपी का ओवरलैप है विच इज ऑलमोस्ट 3 times एज दैट ऑफ द एसएस ओवरलैप, राइट।
सो इनमें अगर आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेम है, तो देन प्रिंसिपल सेम क्वांटम नंबर शुड बी हैविंग अ गुड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ठीक है, तो इसका जो रीजन है, दैट रीजन इज कि द सेम साइज ऑर्बिटल्स अंडरगो बेटर ओवरलैपिंग देन द लार्जर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो लार्जर ऑर्बिटल्स होंगे तो वो दे विल नॉट बी हैविंग अ गुड ओवरलैप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि आपका 2p का ऐसा है और 3p का कुछ ऐसा है, क्योंकि 3p का तो बड़ा होगा ना। ठीक है, अगर ऐसा ओवरलैप हो रहा है तो ये ओवरलैपिंग का जो वॉल्यूम है दैट इज वेरी लेस। राइट, तो सेम n होना चाहिए, तब जाकर के आपका एक ओवरलैप जो है वो बेटर होगा। ठीक है, तो pp फिर ps आया था, फिर ss आया था। राइट, इस तरीके से ओवरलैप होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपके लिए आई वुड गिव यू इट एज योर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, फिर 30, 31 ऐसे करके करते करते बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, टेक इट एज योर होमवर्क, ये आपका असाइनमेंट होगा, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। राइट, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। राइट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ पार्ट जो है हमें डिस्कस करना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा व्हेन फर्स्ट यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस देन। ओके, so the problem with the valence bond theory is the existence of the molecule, ki if that molecule can exist or not. If I say ki this molecule is existing, like for example NCl5, can it exist? Like for example PCl5 तो exist करता है, तो NCl5 exist क्यों नहीं करता? Right, so it has its own explanation कि नाइट्रोजन के पास जो वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए expandable octets नहीं है, so we cannot say कि PCl5 can exist, but NCl5 can exist. All right, but what if I say कि Pi5, can Pi5 exist? So valence bond theory was unable to give an explanation about the existence of the molecule. Ki this molecule can exist, this molecule cannot exist. Right. So the existence of molecule is now a great problem for us. कि क्या ये molecule exist करेगा, क्या ये molecule stable है, क्या ये molecule दूसरे molecule के साथ react कर सकता है या नहीं कर सकता है on the basis of its chemical arrangement. ठीक है, so but valence bond theory in its way is a very advanced theory, और ये जो है एक base तैयार करता है हमारे लिए to find out the molecules geometry theory on the basis of the theory. right, यहाँ पे हमें कोई experiment करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो स्पेशलिटी है, दैट स्पेशलिटी इज दैट कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है, और ये हमें बताता है कि इफ दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल और नॉट। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ऑक्सीजन O2 क्या लगता है आपको कि पैरामैग्नेटिक होना चाहिए या डाईमैग्नेटिक होना चाहिए? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो O2 का, So diamagnetic. डाईमैग्नेटिक होना चाहिए because all of the electrons are paired up, right? Yes. But this was expected, this didn't came out, ये नहीं आया, this came out to be paramagnetic. So now from now people started thinking कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि पैरामैग्नेटिक ये क्यों आ रहा है, आना तो चाहिए डाईमैग्नेटिक according to valence bond theory. So there must be problem with the valence bond theory because it is not going to give us the correct answers for each and every molecule, right? So they came up with an idea about the molecular orbital theory, क्योंकि एक एडवांस एक न्यू थ्योरी है जब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमें पता चल गया। So it actually uses the Schrodinger wave equation and the mathematical interpretation. So according to this theory, there are certain silent features. So let's discuss those features. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको O2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये O2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स पहले मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो सराउंडिंग एटम्स है वो बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
ठीक है, ऑक्सीजन में देयर इज नो सेंट्रल एटम. So they came up with an idea कि why not, why we are only involving the central atom in the hybridization, why not involve the surrounding atoms in the hybridization. So first of all they talk about कि जितने भी molecules, जितने भी atoms बन रहे मिल करके एक molecule बना रहे हैं, alright, जितने भी atoms मिल करके एक molecule बना रहे हैं, every atom is taking part in the hybridization. ठीक है, और a phenomena which is similar to that of the hybridization, right. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये डिफरेंस है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये एज्यूम करते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो आपके सराउंडिंग एटम्स है और सेंट्रल एटम है, सारे एटम्स जो है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करके हाइब्रिडाइज करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो फीचर है इसका, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे मिल रहे हैं, जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. ठीक है, सिंपल एज दैट. एटम्स का ऑर्बिटल है तो उसके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं. That's it. That is the reason. तो यहाँ पे अगर जैसे O2 ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है तो ऑक्सीजन पहले तो अलग होंगे, ये दोनों जब आकर के मिल रहे होंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जो है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बात हुई थी कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, प्रॉपर ज्योमेट्री भी होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए और एनर्जी भी कंपेरेबल होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट फीचर ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, in a molecular orbital it is influenced by two or more nucleus depending upon the number of the atoms in the molecule. Thus an atomic orbital is monocentric while the molecular orbital is polycentric. ठीक है, तो जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए आपके पास बस एक ही न्यूक्लियस है, which is the nucleus of that atom. लेकिन अगर मॉलिक्यूल बना, जैसे O2 बना या H2 बना, Cl2 बना, इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इनमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक. राइट, ये इसका जो है वो मीनिंग है. वन मोर थिंग इज कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इट इज वैलिड फॉर homonuclear diatomic molecules. मतलब हालांकि ये वैलिड और भी मॉलिक्यूल्स के लिए है, ट्राइएटॉमिक के लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें बस होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है. व्हाट डू यू मीन बाय होमोन्यूक्लियर? होमोन्यूक्लियर मतलब सिमिलर न्यूक्लियस. सिमिलर न्यूक्लियस मतलब सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, Cl2, H2, F2. ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, और उनमें भी जो मॉलिक्यूल्स जो कि सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड पीरियड. ठीक है, थर्ड पीरियड वाले भी नहीं, क्लोरीन भी नहीं होगा इसमें. तो यहाँ पे Li2, B2, C2, N2 ऐसे मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर मतलब सेम सिमिलर एटम्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स.